नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इंडियन आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपने KCNT सर्जरी की क्लासें आपने ले ली हैं। आज अपन करेंगे पंचकर्मा की पहली क्लासेस। ये क्लासेस पहले रिकॉर्डेड हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश डिलीट हो गई, इसलिए मुझे फिर से अगेन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आप सभी को पता है सबसे पहली बात क्या है कि पंचकर्मा का कितना पेपर होता है? एक। ओके, कितने नंबर का होता है? 100। उसमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। लेट्स क्लियर। अब अपन देखो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अपन दूसरा चैप्टर स्नेन पढ़ेंगे। स्नेन में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये टॉपिक मिस हो गया। अगर मान लो कि ये 7वां टॉपिक पहले पढ़ा दिया तो आपको हो सकता है 14 टॉपिक मिस हो गया, तो ये बाद में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिलेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये रिकॉर्ड क्लासेस हो चुकी थी लेकिन डिलीट होने की वजह से मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, अपन अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन में क्या था, पहला चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा, मतलब पंचकर्मा का बेसिक परिचय। ये थोड़ी क्लास लेंदी होगी, इसमें क्या बेसिक फंडामेंटल पंचकर्मा क्या है, शोधन क्या है, पंचकर्मा का संहिताओं में क्या है, अष्टांग आयुर्वेदम पंचकर्मा का क्या यूज है। आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप अच्छे से स्टडी करके आए हो। मैं मेरा इंट्रो दे देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर MKS, आपको ये पंचकर्मा पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पंचकर्मा। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन है। देखो कोई भी चीज हो, जब अपन कोई क्वेश्चन आता है कि भाई इसका क्या यूज है, तो अपन यही लाइन लिखते हैं कि भाई स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मात्र स्वीकार प्रश्नो। ये है आयुर्वेदा का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है ये कि भाई स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और रोगी के रोग को दूर करना है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंचकर्मा का भी यही है कि भाई स्वस्थ के व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को रखो और रोगी के रोग को दूर करो। कि सिद्धि पंचकर्मा द्वारा ही संभव है। अब इसने देखो ऐसे बोल दिया कि अगर ये नहीं होगा तो मतलब ये चीज होगी नहीं। तो हर चीज की सिद्धता अपनाने के लिए, जैसे कि अपन कोई मोटरसाइकिल होती है, एक होता है ना फंक्शन कि भाई टायर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। जिस चीज की अपन महत्ता बताते हैं उसके बारे में अपन लिखते हैं। तो अपन पंचकर्मा की बात करें तो पंचकर्मा की अपन लिखेंगे। चिकित्सा सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है संशोधन, संशमन, निदान। 3 ही होते हैं, संशोधन, समन और निदान परिवर्जन। सबसे पहली बात है संशोधन में आ जाता है पंचकर्मा। संशमन में जो मेडिसिन आ जाती है, और निदान परिवर्जन जिस वजह से अपन डिजीज हो रहा है वो हो रहा है। क्लियर। ये सारी चीजें वापस बार बार रिपीट होंगी, तो आप समझ लो ध्यान से अच्छे से। इन तीनों व्याधियों की पुनः उत्पत्ति न होने के कारण संशोधन का प्रथम स्थान है, क्योंकि पंचकर्म के द्वारा रोग समूल नष्ट होते हैं। अब इसमें बोला कि संशोधन का प्रथम स्थान, क्योंकि पहले नंबर पर डाला ये। क्यों? क्योंकि अगर पंचकर्मा से कोई डिजीज ठीक होता है, कोई रोग ठीक ठीक होता है ना, तो वो समूल नष्ट होता है। समूल नष्ट का मतलब एक तरीके से उसको जो जिस दोष की वजह से, जैसे वात की वजह से या पित्त की वजह से या कफ की वजह से जो रोग हो रहा था ना, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब उसको साम्य अवस्था में लेकर आ जाते हैं, जो मतलब अपनी बॉडी में जो शाखाओं में, शाखा यानी रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनमें फैला हुआ होता है। पहले उसको कोष्ठ में लाते हैं, कोष्ठ में लाने के बाद में उसको इसके निकटतम मार्ग, जैसे मुख से मार्ग से, गुदा मार्ग से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो कुपित कर रहा था, शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा था, उसको बाहर निकाल दिया तो रोग से मूल नष्ट हो गया, तो दोबारा उत्पन्न होगा नहीं। डेट क्लियर। आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन की सिद्ध हेतु ऋतुचर्या के अनुसार पंचकर्म निर्दिष्ट है। देखो प्रथम प्रयोजन क्या है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। अब स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण जो प्रथम प्रयोजन है उसकी सिद्धि हेतु ऋतुचर्या के अनुसार। अब ऋतुचर्या में क्या है कि जैसे कि बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में क्या होता है? कफ का प्रकोप होता है, तो अपन क्या कराते हैं भाई? वमन कराते हैं। इसी तरीके से शरद ऋतु, शरद ऋतु में क्या होता है? पित्त का प्रकोप, क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। इसी तरीके से प्रावट ऋतु, प्रावट ऋतु में क्या होता है? वात का प्रकोप होता है। प्रावट या वर्षा बोल दीजिए यहाँ पे आप, ठीक है। अलग अलग आचार्य ने अलग बताया। प्राइवेट या वर्षा ऋतु में बारिश का प्रकोप होता है, तो क्या होता है यहाँ पे? बस्ती लगाई जाती है। तो अगर ये टाइम टाइम से आप करते रहो, जैसे कि आपने शरद ऋतु में विरेचन करा लिया, बसंत ऋतु में आपने वमन करा लिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो दिनचर्या और ऋतुचर्या जो नियमों के अनुसार आप फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिक स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। डेट्स क्लियर। आगे पढ़ते हैं। जिससे रोग उत्पन्न होने से पूर्व प्रकोपित दोष शरीर से बाहर निकाल देते। मतलब रोग, अब मान लो वात कुपित हुआ, पित्त कुपित हुआ, कफ प्रकोपित हुआ, रोग उत्पन्न करने से पहले उसको शरीर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ऋतुचर्या का अपन ने पालन किया अच्छे से। अपन ने जो पंचकर्मा के प्रोसेस बताए वो अपन ने किए, तो रोग उत्पन्न करने से पहले उसको बाहर निकाल दिया, जिससे त्रिदोष में साम्य स्थापित होकर आरोग्य मतलब बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति रहता है। ठीक है। पंचकर्मा को अष्टांग आयुर्वेद में स्थान प्राप्त नहीं है। अब जैसे काय, वाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, सल, दृष्टा, जरा, जो 8 अंग है आयुर्वेदा के,
उसमें पंचकर्मा कोई स्पेसिफिक नहीं है भाई पंचकर्मा चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी अष्टांग में ही आयुर्वेदा का योग है, परंतु सभी विभागों में अति महत्व है। लेकिन सभी, जैसे कि अपन कायच की हम देखो तो सभी डिजीज पंचकर्मा से ठीक होते हैं। इसी प्रकार से सर्जरी में जो षष्ठी उपक्रम है उसमें भी काम होता है। ये सारी चीजें रिपीट होंगी बार बार, तो मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे कायच चिकित्सा में सभी रोगों में पंचक्रम निर्दिष्ट है, उरु स्तंभ को छोड़ के। कहने का मतलब ये कि उरु स्तंभ जो रोग होता है, उरु स्तंभ में क्या होता है, जंगा जकड़ जाती है, उसमें क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें अपन पंचकर्मा नहीं करा सकते। तो बाकी जितने भी डिजीज है काय चिकित्सा में, केसी में, अपन जनरल मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा, स्टडी आपकी सब्जेक्ट है, जितने भी डिजीज में पंचकर्मा आप लिख सकते हो चिकित्सा में, लेकिन उरु स्तंभ को छोड़कर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन से डिजीज में पंचकर्मा नहीं किया जाता, तो आपको उरु स्तंभ का बताना है। अब पंचकर्म क्या है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। काय चिकित्सा 7 रोगों में प्रमुख है, मतलब कोई भी डिजीज है वो क्या है 7 रोगों में प्रमुख है। कौन सी? काय चिकित्सा। परंतु केवल काय चिकित्सा का अंग समझना भूल है कि ये बोल रहा है कि भाई 7 जितने भी जो डिजीज ठीक होने वाले हैं, देखो आयुर्वेदा में 2 तरह का, साध्य और असाध्य। तो साध्य डिजीज करने और रोग को ठीक करने के लिए कौन है? काय चिकित्सा। लेकिन एक बात ध्यान समझना कि आप समझ रहे हो पंचकर्मा काय चिकित्सा का ही पार्ट है, नहीं, ये सभी 8 अंगों का पार्ट है। लिखा ना कि पंचक्रम में अष्टांग आयुर्वेद में स्थान नहीं, परंतु सभी विभागों में अति महत्व। इसी प्रकार से बोला है कि ये काय चिकित्सा का अंग समझना, ओनली काय चिकित्सा की पार्ट नहीं है, ये सभी चीजों का पार्ट है। आयुर्वेद में रसायन और वाजीकरण के पूर्व पंचक्रम एक आवश्यक क्रम के रूप में निर्दिष्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर रसायन और वाजीकरण आपको सेवन करना है, रसायन आपने चरक चिकित्सा पहला चैप्टर और वाजीकरण है चरक चिकित्सा 2 चैप्टर, उसमें आपको पता है कि भाई इन दोनों का सेवन करने से पहले आपको पंचकर्मा द्वारा संशोधन आवश्यक है, मतलब शरीर की शुद्धि आवश्यक है। जिस प्रकार से मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता ना, उसी प्रकार से अशुद्ध शरीर में दोष भरे हुए हैं, उसमें अगर आप रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का सेवन करोगे ना, तो आपके उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसका काम्यता 100% होनी चाहिए ना, वहाँ पे आपको 1% भी मुश्किल से मिलेगी। इसलिए आगे पहले शुद्ध कराओगे शरीर को अच्छे से, एकदम साम्य स्थापित दोष रखोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें फायदा मिलेगा। और आयुर्वेद में रसायन और जो वाजीकरण अपन यूज करते हैं वो अच्छे से आपको ग्रहण करेंगे, बॉडी को एकदम एनर्जी प्रदान करेंगे, और जो गुण उसमें प्राप्त होने थे वो प्राप्त होंगे आपको। बिना पंचक्रम के रसायन वाजीकरण का उपयोग व्यर्थ है, लिख दिया ना। बिना पंचक्रम अगर मान लो शरीर की शुद्धि नहीं कराई और आपने रसायन वाजीकरण का सेवन किया, तो आपको रसायन वाजीकरण है मतलब कोई मतलब नहीं, आपने पैसे बर्बाद किए, आपने टाइम बर्बाद किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब चिकित्सा 2 प्रकार की होती है। एक मिनट, हाँ, चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, शोधन और समन। शोधन में क्या होता है, वही पंचकर्मा आ गया। और समन यानी अपन जो जनरल मेडिसिन लेते हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हुआ, अपने जो मेडिसिन ली ना, जैसे कि आपने जुकाम हो गया, आपको जुकाम नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, सर्दियों में हो जाता है, आपने व्यवसा दिवटी ले लिया आपने, ठीक है, आपने व्यवसा दिवटी ली, लक्ष्मी विलास रस लिया, हो गए ठीक। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से हो जाता है, क्योंकि कफ की तुष्टि हो जाती है, कफ की तुष्टि से बार बार क्या हो जाता है, प्रतिसाय हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शोधन और समन क्या है। शोधन यानी पंचकर्मा, और समन यानी जो अपन जनरली मेडिसिन लेते हैं। अब श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग के कारण को सहमूल नष्ट कर दे तथा रोग की पुनः उत्पत्ति न हो। यह पंचक्रम द्वारा संभव है, परंतु समन द्वारा रोग उत्पत्ति संभव है। अब ये पंचक्रम की महत्व बता रहे हैं एक तरीके से। अपन ने यहाँ पे देखो स्टार्ट किया था ना कि पंचकर्मा, तो पंचकर्मा की एक तरीके से महत्व बता रहे हैं कि भाई चिकित्सा 2 प्रकार की है, शोधन और समन। श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग को समूल नष्ट कर दे। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो दोषों को अमाशय में लाके या पक्वाशय में लाके उसको निकटतम मार्ग से बाहर निकाल देती है, और फिर जो रोग उत्पत्ति कारक है वो बाहर निकलेगा तो रोग उत्पन्न होगा नहीं। तो ये किसके द्वारा संभव है? पंचकर्म द्वारा संभव है। परंतु समन द्वारा रोग उत्पत्ति संभव है। जैसे अपन जुकाम की बात करते हैं, अपन ने कुछ भी ऐसे ली मेडिसिन और ठीक हो गया, लेकिन कुछ 10 या 15 दिन बाद में वापस से स्टार्ट हो जाता है। पंचकर्म द्वारा रोग उत्पादक दोष विष मल विजती द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है। रोग उत्पादक द्रव जैसे कि आपने दोष को बातवित कप को मान लो प्रकोपित हो रहा है, विष है मान लो शरीर में, मान लो कि आपने विष का पान कर लिया, तो क्या कराते हैं, उसका बमन कराते हैं। पक्वाशय में चला गया तो उसका विरेचन कराते हैं। कोई मल है या विजातीय द्रव, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, उसको पंचकर्मा के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये सब क्लियर हो जाता है। इस तरीके से क्या बोलते हैं कि पंचकर्मा जो शोधन चिकित्सा है वो बेस्ट है इसमें, क्योंकि पंचकर्मा इंक्लूडेड है।
पंचकर्मा की परिभाषा देखो, ये आपको याद होनी चाहिए, ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। श्लोक में वही बताऊंगा जो याद करना चाहिए आपको। ओके, याद करना है ही, मतलब कंपलसरी है। क्वेश्चन आता है कि पंचकर्मा की परिभाषा लिखो, तो आपको ये प्रथम बमन पश्चात वृक अनुवासनम एतानी पंचकर्म निरूनावन तथा। ठीक है, पंचकर्म कौन कौन से, ये भाव प्रकाश का श्लोक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो श्लोक इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी श्लोकों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हो। ओके, पंचकर्मा परिभाषा में क्या है कि प्रथम बमन पश्चात पंचकर्म प्राय शोधन की वह विधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोषों को उत्कृष्ट कराकर, देखो वृद्ध दोषों को उत्कृष्ट कराकर। अब जैसे कि यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि वात है, पित्त है, कफ है, पूरी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में इनका एक विशेष स्थान भी होता है और पूरी बॉडी में भी चलते रहते हैं। लेकिन अब इनका क्या है कि दोषों को उत्कृष्ट, ये क्या है, धातुओं में रमे हुए रहते हैं, तो इनको उत्कृष्ट कराकर पहले क्या कराते हैं, फिर स्नेहन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं। तो क्या करते हैं, ये अपने अपने जो स्थान है उन पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर निकटतम मार्ग से उनको बाहर निकाल देते हैं। इसलिए पहले बोला कि दोषों को उत्कृष्ट कराकर, दोषों को कोष्ठ में लाकर, अब जैसे कि स्नेहन स्वेदन कराया, उत्कृष्ट हो गया, फिर कोष्ठ में आ जाएंगे, फिर उनके निकटतम प्राकृत मार्ग से बाहर निकाल कर। देखो जो मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट ऐसे कैसा आ गया ना, मतलब समझो कोई भी चीज है ना, उसको कॉन्सेप्ट को समझो, आप ऑटोमेटिक परिभाषा बना सकते हो। तो मैं जब से समझा रहा था ऑटोमेटिक देखो वही परिभाषा निकली। तो पंचकर्मा प्राय शोधन की व्यवधि है जिसके द्वारा शरीर के वृद्ध दोषों को उत्कृष्ट कराकर दोषों को कोष्ठ में लाकर उसके निकटतम प्राय प्राकृत मार्ग से, प्राकृत मार्ग मतलब जो ऑटोमेटिक पहले से भगवान ने बना के दिया, जैसे गुदा मार्ग है, मुख मार्ग है, तो इसके माध्यम से बाहर निकलकर त्रिदोष साम्य स्थापित कर रोगों का समन करना क्या है, पंचकर्मा की परिभाषा है। तो इसमें 5 क्रम आते हैं। प्रथम है बमन, तो 5 क्रम में पहला बमन है, पश्चात विरेचन, फिर अनुवासन, फिर निरू और नावन। यही भागवत के अनुसार है, यही चरक के अनुसार है, यही भाव प्रकाश के अनुसार है। ये क्वेश्चन आता है कि चरक के अनुसार पंचक्रम कौन कौन से हैं, भाव प्रकाश के अनुसार पंचक्रम कौन कौन से हैं। तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि रक्त मोक्षण कहाँ लिखे हैं, वो सारी चीजें आपको कंफ्यूजन पैदा करती हैं। इसी तरीके से यह भाव प्रकाश का श्लोक है, आपको ये याद होना चाहिए। 2 नंबर में आता है, 5 नंबर में भी आता है, कभी कभी ये AIPGT में भी आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंच कर्म शब्दार्थ, पंच यानी 5, संख्या है मंगलवाचक अर्थ में, क्योंकि 5 कर्म हो गए ना, कौन कौन से, बमन, विरेचन, अनुवासन, निरू, इनको काउंट करोगे कितने हो गए, 5। तो ये संख्या के रकम है। धातु यानी मणि प्रत्येक कर्म शब्द, ये एक तरीके से संस्कृत टर्मिनोलॉजी है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कर्म, आयुर्वेद में 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। देव या पूर्व देव, पूर्व जन्म कृत, मतलब देव जन्म कर्म क्या बोलते हैं कि भाई पूर्व देव कर्म क्या बोलते हैं कि अपन को कोई डिजीज हो गया, एक मिनट कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ, अपन क्या कर रहे थे, कर्म स्टडी कर रहे थे। आयुर्वेद में 4 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। देव या पूर्व देव, देव यानी होता है कि भाई किसी को डिजीज हो गया, तो बोलते हैं कि मैंने तो कोई ऐसे निदान का सेवन नहीं किया, मेरे दोस्त भी ठीक है, लेकिन क्यों हो गया, तो अपन बोलते हैं पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, इसका वो फल है, इसलिए डिजीज हो गया, तो पूर्व दैविक। ठीक है, और जो पोरस कर्म, जो इस कर्म में अपन इस जन्म में जो कर रहे हैं, अच्छे या बुरे जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, इस जन्म में जो अपन कर रहे हैं उनको बोलते हैं पोरस कर्म। द्रव का कार्यार्थवाचक, इसको समझो, द्रव का कार्यार्थवाचक क्या है, पहले इसको समझो। प्रचन आदि कर्म, चेष्टा आदि, जैसे कोई भी कर्म कर रहा है उसको चेष्टा जो कर रहा है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो भी कोई कार्य किया जाता है वो चेष्टा आदि प्रयत्न कर्म। और चिकित्सा के अर्थ में कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है, प्रवृत्ति प्रतिक्रम चरारम, मतलब कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है। जैसे अपन कोई डिजीज है उसको ठीक करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अपन स्नान कर रहे हैं, स्वेदन कर रहे हैं, बमन कर रहे हैं, विरेचन कर रहे हैं, ये भी कर्म में ही आ गए एक तरीके से, तो चिकित्सा के अर्थ में। अब बात करते हैं द्रव का कार्यार्थ बोधक, इसको पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से। पहले ये क्या है, जो दूसरा था द्रव का कार्यार्थ बोध, इसका मीनिंग क्या है कि भाई जैसे कोई भी द्रव है, जैसे कि मुलेठी है, ठीक है, गुडूची है, इस तरीके से कोई भी द्रव है जो अपना अपना कार्य करती है। कहने मतलब द्रव अपने प्रभाव, गुण या किसी भी वजह से, द्रव हो गया उसमें गुण भी, गुण की कारण की वजह से या प्रभाव की वजह से जो स्पेसिफिक कर्म करता है ना, वो द्रव का या कार्यार्थवाचक, मतलब उसकी एक पहचान बनाता है वो। इसका मीनिंग ये है, आपको इसको समझना। पहले आपने द्रव का ये समझ लिया, दूसरा था द्रव का कार्यार्थवाचक, यानी मतलब जो द्रव जो कार्य करता है, जैसे कि गुड़ है, क्या करता है शरीर में, मीठापन, अपन जो मीठापन आता है ना, एक तरीके से इसके गुण की परिभाषा क्या है, गुणे आमंत्रण, मतलब
जिन गुणों की वजह से व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। तो इसमें क्या है, मधुर गुण है एक तरीके से, तो ये अलग मधुर गुण की तरह कार्य करेगा। इसी तरीके से अपन बात करते हैं गुरु। शरीर में क्या लाएगा, गुरुता। तो जो द्रव जो कार्य करता है ना, उसके अनुसार उसका कार्यार्थवाचक, मतलब उसको उसी के काम से पहचाना जाता है। ओके, तो ये हो गया, पहला हो गया। दूसरा हो गया प्रयत्न के अर्थ में, कोई भी अपन प्रयत्न कर रहे हैं। चिकित्सा के अर्थ में कोई भी अपन ने कर्म कराया। इस तरीके से ये पंचकर्म कहने का मतलब कि पंचकर्म की एक होता है, एक तरीके से डिटेल में वर्णन है, और ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अष्टांग आयुर्वेदों में पंचकर्म, अपन ने अभी यहाँ पे आगे आयुर्वेद में सभी अंगों में न किसी रूप में, अब मैंने क्या बताया था अभी जो शुरुआत में स्टार्ट हुआ था कि भाई अष्टांग आयुर्वेद में पंचकर्मा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन सभी 8 अंगों में, तो वही बात रिपीट करेगा यहाँ पे। देखो, आयुर्वेद के सभी अंगों में किसी न किसी रूप में पंचकर्म या उसके पूर्व कर्मों का उपयोग किया जाता है। कि सभी अंगों में पंचकर्म किया तो पंचकर्म का यूज होगा। पंचकर्म में कौन कौन से आ गए, ये भी अपन ने पढ़ लिया। वमन आ गया, विरेचन आ गया, अनुवासन आ गया, निरु आ गया और नष्ट आ गया, ये अपन ने अभी स्टडी किया है। तो उसके पूर्व कर्मों का उपयोग किया जाता है। वह मान लो कहीं ना कहीं पूर्व क्रम में क्या जाता है, दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन, ये सब क्या आते हैं, पूर्व क्रम में आते हैं। ओके, ये चारों। तो अगर मान लो पंचकर्मा की जो बमन विरेचन ये काम में नहीं आएंगे तो ये पूर्व कर्मों का काम होगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे वो काय चिकित्सा हो गई, चाहे वो सल चिकित्सा हो गई, चाहे वो दृष्टा चिकित्सा हो गई, चाहे वो सालक चिकित्सा हो गई, हर चिकित्सा में जो 8 अंग आयुर्वेदिक उनमें ये काम आता है। अब वही बात है एग्जाम्पल में फिर देखो, काय चिकित्सा में और स्तंभ को छोड़कर सभी रोगों में आवश्यकता अनुसार पंचकर्मा का प्रयोग। शल्य तंत्र में, अब देखो ये तो अपन ने स्टडी कर लिया था, शुरुआत में लिख रखा था, लेकिन शल्य तंत्र का नहीं था, तो वो देख लेते हैं। षष्ठी उपक्रम में पंचकर्म की शोधन क्रियाओं का प्रयोग होता है। षष्ठी उपक्रम क्या है, साष्ट। एक मिनट, फिर कॉल आ रहा है। हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे, शल्य तंत्र। शल्य तंत्र में जो ये षष्ठी उपक्रम है, 60 उपक्रम होते हैं जो क्या वर्ण की चिकित्सा में आते हैं। आपने सुश्रुत संहिता, आपने शल्य तंत्र आपने स्टडी किया होगा, उसमें पता होगा आपको अच्छे से। षष्ठी उपक्रम पंचकर्म की शोधन क्रियाओं का प्रयोग होता है वहां पे। ओके, तो अगर तंत्र में देखो, विष वेगों की चिकित्सा में, जैसे कि विष वेग में वमन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है। विष के चरक के अनुसार जो 8 वेग हैं, सुश्रुत के अनुसार जो 7 वेग हैं, इनमें क्या होता है, हमें विष वेगों की चिकित्सा में अगर तंत्र में यूज होता है किसका, पंचकर्मा का। तो पंचकर्मा की बात कर रहे हैं। कौमार भर्ती में दात्री के स्तन शोधन में, बालकों में अभ्यंग परिसेक में। कहने का मतलब ये है कि दात्री के स्तन शोधन, या अगर मान लो कि शोधन किस तरीके से होगा, उसका बमन विरेचन वस्ती की लगाई जाती है ताकि उसकी जो अशुद्धियां हैं, जो दोष हैं, वो बाहर निकल जाएं। कॉमन परिभाषा है, वही कॉन्सेप्ट है, वही क्लियर है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि भाई दोषों को उत्क्लेशित कराकर उसको कोष्ठ में लाकर उसके समीपस्थ मार्ग से, उसको प्राकृत समीपस्थ मार्ग उसको बाहर निकाल दो और दोषों को साम्य स्थापित कर दो, ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रोसेस हो उसमें यही चलता है। अभी देखो संहिताओं में पंचकर्म, ये आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अष्टांग आयुर्वेदा में पंचकर्म की क्या उपयोगिता है, तो ये आपको ये लिख देना है, 2 नंबर में आ जाता है। इसी तरीके से संहिताओं में पंचकर्म की क्या बात है, अपन देख लेते हैं। आचार्य चरक ने वमन विरेचन आदि शब्दों का प्रयोग प्रथम अध्याय मूलनी और फलनी में किया गया है। देखो वमन और विरेचन शब्दों का तो योग किसमें कर लिया, प्रथम अध्याय चरक सूत्र 1 में कर लिया, लेकिन पंचकर्म शब्द का, परंतु पंचकर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपमार्ग अध्याय में किया, मतलब दूसरे अध्याय में किया, चरक सूत्र दूसरे अध्याय में किया है। ओके, उस चरक सूत्र दूसरे का अध्याय क्या है, एक तरीके से अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भाई, संहिताओं में पंचकर्म कहाँ यूज हुआ है, क्या क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें अपन देख रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, अपन परिचय चल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रोक्त संग्रह पंचकार्मिक, तो ये आपको नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक हिस्ट्री के तौर पे कि भाई चरक सूत्र 2 में ये बोला गया। दोषों के उत्कृष्ट पर पहले स्नेहन संवेदन कराकर मात्रा व काल का विचार कर पंचकर्मा का भाव का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वही है ना, पूर्व कर्म स्नेहन कराओ, संवेदन कराओ, क्योंकि दोषों को उत्कृष्ट कराकर। तो मैंने क्या बोला, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, माइंड में रखना है। कोई भी पंचकर्म का प्रोसेस कराना है, पहले दोषों को उत्कृष्ट कराओ, मतलब बॉडी में क्योंकि धातुओं में वो रमे हुए हैं, उनको बाहर निकालो, वहां से रोग उत्पत्ति कर रहे हैं उनको, मतलब स्नेहन कराओ, संवेदन कराओ उसको, ताकि कोष्ठ में आ जाए। कोष्ठ में आने के बाद में क्या, उनको समीपस्थ मार्ग से बाहर निकालना है। तो दोषों में उत्कृष्ट से पर पहले स्नेहन संवेदन कराकर मात्रा व काल का विचार कर पंचकर्म भाव का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, तस्य शीतीय में ऋतुओं के अनुसार पंचकर्म, जो तस्य शीतीय छठा चैप्टर है, उसमें ऋतुओं के अनुसार पंचकर्म अपन ने
स्टडी किया ही था कि भाई जो ऋतुओं के अनुसार पंचकर्म करते हैं वो क्या करता है, आयुर्वेद का जो फर्स्ट प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण उसकी पूर्ति करता है। तो ऋतुओं में अनुसार पंचकर्म का प्रयोग हुआ। इसी तरीके से विधि सीति अध्याय में जो 28वां अध्याय है उसमें अस्थि आश्रित रोगों में मतलब अस्थि प्रदोष विकार में क्या होता है, पंचकर्म चिकित्सा बताइए। और क्या बताया, आज जो अस्थि प्रदोष विकार उसमें क्या बताया, विशेषकर बस्ती व तिक्त द्रवों से सिद्ध दूध व ग्रस का प्रयोग। तो मतलब विशेषकर बस्ती का बताया कि बस्ती लगानी चाहिए, क्योंकि आश्रयी भाव, आप जानते हो कि आश्रयी भाव में क्या हो जाता है, वात किसके साथ रहता है, अस्थि के साथ। तो और वात की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, बस्ती। तो आप कॉन्सेप्ट को समझा करो, आश्रयी भाव से क्या रहता है, वात अस्थि में रहता है और वात की श्रेष्ठ क्या है, बस्ती। तो यहाँ पे भी देखो तिक्त द्रवों को विशेषकर बस्ती लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अस्थि आश्रित रोगों में पंचकर्म में क्या हो जाता है, विशेषकर बस्ती। ओके, अब देखो 10 प्राणितीय अध्याय में ये 30वां चैप्टर है चरक सूत्र का, उसमें क्या बताया, पंचकर्मी औषध का जो सम्यक प्रयोग करने वाला, कि भाई पंचकर्म की जो औषधियां बमन वाली, विरेचन वाली, निरु, अनुवासन, नस वाली, जिनका सम्यक यानी अच्छे तरह से यूज जो जानता है वो क्या बोलता है, प्रणाविसार वैद्य उसको बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि भाई संहिताओं में पंचकर्म कहाँ पे है, कहाँ पे इनका वर्णन किया गया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ऐसा आता नहीं है मोस्टली, लेकिन फिर भी कभी आ जाए कि संहिताओं में पंचकर्म, कैसे अपन कोई किसी रिसर्च करते हैं ना, हाँ पंचकर्मा के बारे में बता के संहिता में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, पंचकर्म चिकित्सा का मूल स्रोत चरक के अनुसार देखो, सिंपल सी बात है, हर डिजीज में यूज हो रहा है, हर डिजीज में, कहने का मतलब कि प्रत्येक डिजीज में, ओनली उरु स्तंभ को छोड़ के काय चिकित्सा में। तो पंचकर्म में चिकित्सा का अब जो मान लो सभी डिजीज उससे ठीक हो रही है एस्पेक्ट 1 मतलब एक को छोड़ के, तो मूल स्रोत बन ही जाता है ऑटोमेटिक। पंचकर्म चिकित्सा का मूल स्रोत चरक के अनुसार चिकित्सा के जो मूल उपक्रम है वही पंचकर्म के मूल स्रोत हैं। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 22 में लंगन वृणी अध्याय में 6 उपक्रम बताएं, कौन कौन से बताएं ये आपको पता होंगे, अच्छे से आपने पढ़े हैं चरक सूत्र 22 में। ये रे लंगन व्रण काले रुक्षण स्नेन देखो, पहला लंगन हो गया, दूसरा व्रण हो गया, तीसरा रुक्षण हो गया, चौथा स्नेन, पांचवा स्वेदन, छठा स्तंभन। ये 6 उपक्रम है, षड उपक्रम जिसको बोलते हैं, याद होने चाहिए, आपको पास याद होने चाहिए। अब देखो तर्पण, रस रक्त आदि धातुओं को पोषण देना, तो वो क्या कहलाता है, संतर्पण या तर्पण कहलाता है। व्रण क्या कहलाता है, शारीरिक धातुओं के अणुओं को आकार में बड़ा करने वाली चिकित्सा व्रण, मतलब जो अणु होते हैं, जो परमाणु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी भी चीज, जैसे पंचमहाभूत है, अपन ने आयुर्वेद के अनुसार सुना कि सभी द्रव्य पंच महाभूतों के बने। तो इन पंच महाभूतों को जो आकार में वृद्धि करते हैं ना, जैसे कि एक पंच महाभूत फिर ऐसे 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 करके कर मतलब एक पूरा द्रव्य बना देते हैं, तो इन अणु के आकार को बड़ा करने वाली चिकित्सा को बोलते हैं व्रण। और जो रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र को जो पोषण देते हैं उनको बोलते हैं संतर्पण। तो माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि संतर्पण और व्रण में क्या अंतर है। तो संतर्पण क्या होता है, पोषण देता है, पोषक तत्व देता है, और जो व्रण होता है जो अणुओं के आकार में वृद्धि करता है। कोई व्यक्ति कमजोर है, ठीक है, सूखा है, कमजोर है, मतलब उसको मोटा करना है एक तरीके से, अपन तरोताजा करना है, तो अपन को उसको देना है व्रण। और मान लो कोई व्यक्ति अच्छा खासा मतलब कुपोषण का शिकार होता है ना, जैसे कि डायबिटीज वाला व्यक्ति क्या होता है, एक तरीके से मोटा तरोताजा होता है, उसकी लेकिन उसको पोषण वाला हाथ देना चाहिए, तो उसको संतर्पण कराना चाहिए। दैट्स क्लियर। तो डिजीज में बहुत सारी चीजें आते हैं, संतर्पण किसको देना है, व्रण किसको देना है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अतः संतर्पण रुक्ष हो सकता है परंतु व्रण नहीं, कहने का मतलब संतर्पण रुक्ष होता है, रुक्ष मतलब शरीर को क्रसता ला सकता है, ऐसी द्रव्य, ऐसी औषधि जो व्यक्ति को सुखा दे, मतलब जैसे कि स्थौल्य वाला, उसको पोषण तो देना है, क्योंकि पोषण नहीं दोगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी ना बॉडी को, पोषण दोगे तो ही तो एनर्जी मिलेगी, तो उसको संतर्पण देना है। स्थौल्य वाले को क्या देना है, संतर्पण देना है, एक तरीके से उसको रुक्ष वाली ऐसी औषधि ना, उसकी जो मोटापा उसको कम करे लेकिन व्यक्ति को पोषण दे, तो वो संतर्पण। और व्यक्ति जो सूखा कमजोर है उसको तो व्रण देना है। क्लियर। यहाँ पे लिखा है कि अतः संतर्पण रुक्ष हो सकता है परंतु व्रण नहीं। व्रण हमेशा क्या हो सकता है, स्नेहन वाला ही हो सकता है, मतलब व्यक्ति का स्नेहन करेगा ही। यह मांस वेद का अधिक वृद्धि करता है, मतलब मांस को अधिक बढ़ाता है, मांस अधिक फूलेगा तो ऑटोमेटिक व्यक्ति मोटा हो जाएगा। परंतु संतर्पण रस रक्त मांस, जो 7 धातुएं रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार का, कहने मतलब रस के लिए अलग प्रकार का संतर्पण होगा, वो अलग अलग द्रव्य अलग अलग मेडिकेट औषधियां आपको यूज करनी होती हैं। ओके। आचार्य वाघभट्ट ने चिकित्सा 2 प्रकार की बताई है, संतर्पण और अपतर्पण। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आचार्य वाघभट्ट का नाम आ गया तो ये आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो संतर्पण में कौन कौन संतर्पण कराते हैं, पृथ्वी और जल, जिन औषधियों में, जिन प्लांट्स में पृथ्वी और जल
ये दो महाभूत अधिक मात्रा में रहेंगे वो क्या करेंगे, संतर्पण कराएंगे, और जिनमें वायु अग्नि आकाश महाभूत अधिक मात्रा में रहेंगे वो क्या कराएंगे, अवतर्पण। अब मैंने बताया कि सभी द्रव पंच महाभूतों के बने होते हैं, करेक्ट बात है, एकदम सही बात है, लेकिन जिन द्रवों में ये दो महाभूत ज्यादा रहेंगे, मतलब इनकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, क्वांटिटी का मतलब समझ लो कि इनकी पावर मेजरमेंट इनका ज्यादा रहता है, तो ये क्या कराएंगे, संतर्पण। अगर आकाश वायु अग्नि आकाश, इनका वायु अग्नि आकाश रहेंगे तो क्या कराएंगे, अवतर्पण। अब अवतर्पण भी दो प्रकार का बता दिया, शोधन और समन। तो शोधन में क्या आता है, बमन विरेचन वस्ती नस्य रक्त मोक्षण। अब आचार्य वाघभट्ट के अनुसार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई शोधन कितने प्रकार के हैं, शोधन 5 प्रकार के आचार्य वाघभट्ट के अनुसार, इसमें रक्त मोक्षण है। क्वेश्चन आता है आचार्य वाघभट्ट के अनुसार पंचकर्म कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे पंचकर्म में क्या लिखना है आपको, बमन विरेचन अनुवासन आस्थापन और नस्य। क्लियर, शोधन में ये लिखना है और पंचकर्म में ये लिखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब समन कितने प्रकार के बताएं, 7 प्रकार के हैं, दीपन पाचन क्षुत तृष्णा वायाम आता वायु, मतलब दीपन से अग्नि को दीप्त करना, पाचक औषधियां देना, क्षुत यानी भूखा भूखा रहना किसी व्यक्ति को, जो अपन वो करते हैं ना फास्ट करते हैं, फास्ट उससे भी एक तरीके की चिकित्सा होती है, जैसे लंगन एक तरीके जिसको अपन बोलते हैं लंगन, ठीक है। तृष्णा प्यासा रहना, व्यायाम करना एक्सरसाइज करना, आतप धूप का सेवन करना और वायु का सेवन करना, ये 7 समन की चिकित्सा बताई आचार्य वाघभट्ट ने। अब है शोधन की परिभाषा, दोष धातु व मल के विकारी भावों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, शोधन है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पंचकर्मा और शोधन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, अपन बोल रहे हैं कि शोधन चिकित्सा ही बेस्ट है, उसमें पंचकर्मा समाहित है, लेकिन कभी कभी जब स्पेसिफिक बात हो जाती है ना कि भाई शोधन और पंचकर्मा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आपको यहाँ से आंसर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से देना है ये आपको पता होना चाहिए। जो धातु दोष धातु व मल के विकारी भावों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है, शोधन है। परंतु ये पंचकर्म केवल शोधन नहीं है, क्योंकि ये निरूवस्ती तथा नस्य में व्रण नस्य अनुवासन वस्ती समन वस्ती आदि भी केवल शोधन कर्म ही नहीं करती। चरक ने शोधन में अनुवासन को छोड़कर शेष 4 माने। अब कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे क्या क्या बातें बोली हैं कि भाई शोधन की परिभाषा आपने जानते हैं कि भाई दोष धातु व मल के जो विकारी भाव है, जो मतलब शरीर में रोग उत्पन्न कर रहे हैं, उनको बाहर निकालना ही क्या है, शोधन है। लेकिन पंचकर्म शोधन नहीं है, पंचकर्म इससे भी अलग चीज है, इससे मतलब एडवांस है। पंचकर्म में शोधन तो होता ही है, साथ में लेकिन व्रण भी काम करता है। जैसे व्रण वस्ती अपन यूज कर ली तो व्रण करेगा, व्रण नस्य यूज कर लिया तो वो व्यक्ति को व्रण का मीनिंग आप समझ गए हो, जो मांस धातु में अधिक व्यक्त करता है। अनुवासन वस्ती समन वस्ती आदि भी केवल शोधन का काम नहीं करती, लेकिन औषधियों को भी अंदर भी ठीक करती हैं एक तरीके से, मतलब शरीर के अंदर भी ठीक करती हैं, रोग को बाहर ही नहीं निकालती है, अंदर भी उसको जैसे समन औषधियां काम करती है ना, वैसे ही काम करती हैं। तो इस तरीके से पंचकर्म शोधन की एक एडवांस अवस्था है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चरक ने शोधन में अनुवासन को छोड़कर, अब देखो 5 बताए थे पंचकर्म, बमन, मैं लिख देता हूं अच्छे से, बमन विरेचन अनुवासन आस्थापन और नस्य। यहाँ पे बोला है कि चरक ने शोधन में अनुवासन, जो अनुवासन है उसको छोड़ के इसको कैंसिल कर दिया, बाकी बमन विरेचन आस्थापन और नस्य ये शेष 4 माने इसमें शोधन में। तो आचार्य चरक के अनुसार शोधन कितने, 4। आचार्य वाघभट्ट के अनुसार शोधन कितने, 5। आचार्य चरक के अनुसार पंचकर्म कितने, 5। आचार्य वाघभट्ट के अनुसार पंचकर्म कितने, 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। लंघन के 10 वेद हैं, ये आचार्य चरक ने बताए हुए हैं। चतुर्थ प्रकार का संशोधि पिपासा मारुत आतो पाचन, एक मिनट, हाँ ये था चरक सूत्र 22 का श्लोक है। चतुर्थ प्रकार का संशोधि, अब चतुर्थ प्रकार का संशोधि में कौन कौन से आ गए, वमन आ गया, विरेचन आ गया, अनुवासन को उसने कैंसिल कर ही दिया था तो आस्थापन आ गया और नश्य आ गया। तो ये 4 प्रकार की संशोधि। पिपासा आप जानते हो, मारुत आतुप मतलब पिपासा यानी प्यास, मारुत यानी हवा, आतप यानी धूप, ठीक है। पाचन अनुप्यवास्य व्यायाम चेती लंघनम, तो ये इस प्रकार कितने हो जाते हैं, 10। आचार्य चरक के अनुसार कितने लंघन के भेद, 10। और आचार्य वाघभट्ट के अनुसार लंघन पूछ लिया जाए तो आपको ये लिखना है, देखो यहाँ पे ये वाला, शोधन वाले 5, समन वाले ये, टोटल कितने हो जाते हैं, ये 12। गेट्स क्लियर, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो पीजी में आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पंचक्रम में रक्त मोक्षण न होने का कारण, रक्त मोक्षण को शल्य प्रदान समझकर महत्व नहीं दिया गया। शल्य प्रदान मतलब सुश्रुत ने बताया ना, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बताया ना, तो उनको शल्य प्रदान समझकर महत्व नहीं दिया गया।
आयुर्वेद सिद्धांत से मुख्य प्रयोग से औषध आमाशयगत रोगों में बमन विरेचन, गुदा से प्रयोग औषध पक्वाशयगत रोगों में विरेचन वस्ती, नशा से प्रयोग औषध ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में नस्य उपाय। रक्त मोक्षण हेतु ऐसा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, कृत्रिम बनाना पड़ता है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अपन ये स्टडी किया है कि पंचक्रम में रक्त मोक्षण क्यों नहीं रखा। पंचक्रम में अपन ने पढ़ा ना कि आचार्य वाघभट्ट ने भी 5 बोले हैं और सुश्रुत चरक ने भी 5 बोले हैं, लेकिन रक्त मोक्षण नहीं नाम लिया। तो इसका रीजन क्या बोला कि मुख से प्रयोग औषध होता है आमाशयगत योगों में, गुदा यानी एनएस से जो मेडिकेट औषधि अपन यूज लेते हैं पक्वाशयगत स्रोत रोगों में, और नासा से प्रयोग औषध में ऊर्ध्वगत जत्रुगत रोगों में। तो यहाँ पे बमन विरेचन हो गया, यहाँ पे विरेचन वस्ती हो गई, यहाँ पे नष्ट हो गया। लेकिन रक्त किसके लिए करा, ऐसा कोई प्राकृतिक मार्ग ही नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई मार्ग ही नहीं बनाया कि इस जगह से अपन औषधि डालो और उस जगह से दूषित रक्त को बाहर निकालो, नहीं, कृत्रिम बनाना पड़ता है। जैसे प्राक्षण कराएंगे अपन, जलोका लगाएंगे अपन, शिरावेद कराएंगे, तो कृत्रिम अपने अपने द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक नहीं होने की वजह से इसको रक्त मोक्षण में को पंचक्रम में नहीं रखा। रक्त मोक्षण हेतु ऐसा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, कृत्रिम बनाना पड़ता है। बमन विरेचन आदि में दोष व्यवस्था कि देखो बमन में एक दोष है, बमन के लिए कफ दोष है, विरेचन के लिए पित्त दोष है और वस्ती के लिए वात दोष है। लेकिन रक्त मोक्षण के लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई दोष नहीं है। और दोष की एक खास बात यह है कि जो प्रकृति निर्माण में भाग ले उसी को दोष बोला जाता है, और रक्त को कोई दोष भी नहीं बोला जाता। सुश्रुत संहिता में बोला था, लेकिन उसी चैप्टर में बाद में उन्होंने बोल दिया कि रक्त दोष नहीं है। तो बमन के लिए कफ है, विरेचन के लिए पित्त है, वस्ती के लिए वात है, रक्त मोक्षण के लिए ऐसा कोई दोष नहीं है, इसलिए रक्त मोक्षण पंचक्रम में सम्मिलित नहीं है। परंतु रक्त मोक्षण पर सीधे दोष व्यवस्था नहीं है, किंतु आश्रय आश्रय भाव से पित्त दोष संबंधी है। आश्रय आश्रय भाव मैंने अभी बताया ना, आश्रय आश्रय भाव, एक मिनट, हाँ, आश्रय आश्रय भाव क्या है, कफ पित्त और वात। वात तो क्या हो गया, अस्थि धातु, पित्त हो गया रक्त, बाकी ये शेष जो धातु होते हैं ना उसमें कफ आता है। तो ये आश्रय आश्रय भाव से क्या हो जाता है, पित्त रक्त में, और स्वेद भी आएगा इसमें, रक्त और स्वेद। ओके, रक्त में आ जाता है पित्त, तो आश्रय आश्रय से पित्त दोष संबंध है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे वात का अस्थि के साथ है तो वो इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो इसको अपन डायरेक्टली नहीं मान सकते, इसलिए ये पंचकर्म रक्त मोक्षण नहीं है। ओके, अब है पंचकर्मा का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा। समन चिकित्सा द्वारा दोषों का प्रशमन होता है, परंतु पुनः प्रकोप की संभावना रहती है। देखो वही बात है, घूम फिर के देखो रिपीट होती रहती है सारी चीजें, परंतु संशोधन करने से मूल दोष नष्ट, परंतु संशोधन करने से मूल दोष ही नष्ट होता है, इसके उसका पुनरुद्धार नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि समन चिकित्सा आप करोगे, कोई भी मेडिसिन ली, लेकिन वो क्या करती है, दोषों का प्रशमन समन तो कर देगी, लेकिन पुनः पुनः जैसे कि आपने कोई निदान सेवन किया, वापस से उस रोग उत्पादक के संपर्क में आए, वापस से डिजीज हो जाएगा। ओके, परंतु संशोधन करने से क्या था, सहमूल मतलब उसकी जो रोग उत्पादक क्षमता थी, उसको दोष को अपने शरीर से बाहर ही निकाल दिया, उसको अमाशय के द्वारा बमन से, पक्वाशय में विरेचन और वस्ती के माध्यम से उसको बाहर ही निकाल दिया, इससे उनका पुनरुद्धार नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं उपमा। अभी देखो यहाँ पे उपमा दिया है, तो पंचकर्म की एक उपमा है, इसी तरीके से बमन की एक उपमा दी जाएगी, विरेचन की एक उपमा दी जाएगी। ये आपको याद रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, और प्रैक्टिकल में आप बताओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। जिस प्रकार वृक्ष के नष्ट हो जाने पर यदि उसका मूल नष्ट न किया जाए तो पुनः, आप किसी ने पेड़ को काट दिया, उसकी डाली काट दी, उसके तने काट दिए, लेकिन जड़ नहीं काटी आपने, तो मौसम आया, बारिश का मौसम आया, वो वापस हरा हो जाता है, वापस उसमें कलिकाएं निकल जाती हैं। इसी प्रकार से मान लो कि आपने कोई डिजीज है, उसको अपन ने ठीक तो कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया भाई, आपको हाँ सब कुछ आराम मिल गया, लेकिन उसकी जो रोग उत्पादक क्षमता है उसको शरीर से बाहर नहीं निकाला, उस शरीर के अंदर ही है, जैसे उसके संपर्क में उसका अनुकूल वातावरण मिला, वो वापस से प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार दोषों को समूल नष्ट नहीं किया तो पुनः रोग उत्पत्ति संभव है। तो सिंपल सी बात है, उसी प्रकार जैसे कि डिजीज को ठीक पूरी तरीके से अपन ने बाहर नहीं निकाला, उसकी जड़ को, उसकी रोग उत्पादक क्षमता को बाहर नहीं निकाला शरीर से, तो रोग पुनः अनुकूल व्यवस्था आने पर रोग हो जाता है। तो लेकिन क्या होता है पंचकर्म में, ऐसा नहीं होता, पंचकर्म उसको समूल नष्ट किया जाता है, मतलब उसको जड़ भी काट दे, अगर किसी पेट की जड़ काट दी तो वो बचेगा क्या, नहीं बचेगा, यानी मतलब वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके से उसमें जड़ मतलब जो रोग उत्पादक क्षमता उसको नष्ट कर दिया पंचकर्म के माध्यम से, और वो वापस से उत्पन्न नहीं होगा। वात आदि दोष यदि प्रकृति सम समवाय स्थिति में हो तो दोषों का निवारण आसान है, परंतु विकृति विषम समवाय होने पर पंचकर्म द्वारा ही साध्य। कहने का मतलब है कि अगर प्रकृति नॉर्मल अवस्था में है तो अपने मेडिसिन ली ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग फैल गया पूरी बॉडी में, रक्त मांस में, अस्थि मज्जा शुक्र जो धातु है उनमें फैल गया,
तो उसको पंचकर्मा द्वारा, क्योंकि पंचकर्मा का एक प्रोसेस होता है, पहले स्नान कराओ, फिर स्वेदन कराओ, उसके माध्यम से धीरे धीरे एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और प्रोसेस से कोई चीज होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, उत्तम होती है। चिकित्सा के 3 प्रकार है, वही संशोधन, शमन, निदान, परिवर्जन। ये अपन ने शुरुआत की क्लास ही यहीं से की थी। दोषों की वृद्धि की अवस्था में निर्माण के लिए 3 प्रकार की चिकित्सा। दोषों की वृद्धि की अवस्था, दोष बहुत ज्यादा है तो अंत परिमार्जन, शोधन, यानी मतलब तीनों भी आप यूज कर सकते हो। तो अंत परिमार्जन मतलब शोधन कराया अपन ने, वही परिमार्जन अव्यंग, संवेदन, परिसेक, वही मतलब अपन लगाते ना कि ऐसे कोई स्किन डिजीज हो गया तो अव्यंग कर रहा है, परिसेक कर रहा है, उद्वर्तन कर रहा है। तो बट अलग अलग, किसी के मान लो चोट लगी तो अपन मालिश करते हैं, अव्यंग कर रहा है। किसी के मान लो कि बात का प्रकोप है पूरी बॉडी में तो स्वेदन कर रहे हैं। तो ये अपन डिजीज के अनुसार यूज लेते हैं। तो अंत परिमार्जन में मतलब औषधियां अपन ने अंदर ली और उसको बाहर निकाल दिया, मतलब पंचकर्मा के माध्यम से। वही परिमार्जन मतलब बॉडी के बाहर जो इसका यूज होता है। और शस्त्र प्राणिता मतलब शल्य कर्म। शस्त्र प्राणिता में षष्ठी उपक्रम आपने अच्छे से पढ़ा है, जैसे कि अष्टविध शस्त्र क्रम अच्छे से पढ़े हैं आपने शल्य तंत्र में। तो अष्टविध शस्त्र क्रम में भेदन, छेदन, लेखन, ये आपने अच्छे से पढ़े ना, वो श्रम की क्या है, शस्त्र प्राणिता, उससे भी चिकित्सा की जाती है। अब संशोधन के गुण क्या है? जठराग्नि की वृद्धि होती है संशोधन से, सिंपल सी बात है। संशोधन यानी पंचक्रम, कहने का मतलब ही ये है पंचक्रम। अब संशोधन में मोस्टली पंचक्रम अपन नॉर्मली समझ, लेकिन संशोधन से आपको क्या समझना है, बमन और विरेचन। मोस्टली जो बमन और विरेचन से मोस्टली जो फायदा होता है वो संशोधन के गुण में आता है। तो जठराग्नि की वृद्धि, क्योंकि ये चरक सूत्र 16 में, और 16 में क्या बताया, बमन और विरेचन का वर्णन है। तो स्पेशली ये बमन विरेचन की बात है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बमन विरेचन के क्या फायदे हैं, तो ये आपको यही लिखना है। संशोधन गुण लिखना है तो आपको यही लिखना है। पंचकर्मा का क्या बेनिफिट है, आपको यही लिखना है। क्लियर? मतलब एक ही जो चीज है वो कई आंसर में आपको पता होनी चाहिए। तो जठराग्नि की वृद्धि, रोगों का समन। जठराग्नि की वृद्धि हुई, अग्नि तीव्र हो गई, ऑटोमेटिकली है जो डिजीज अपने बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाएगा वो वसम हो जाएगा, तो रोगों का समन हो जाएगा। वैसे भी अग्नि जब तीव्र हो जाती है तो अग्नि प्रज्वलित हो गई ना शरीर की, तो ऑटोमेटिक डिजीज दूर हो जाता है। स्वस्थ का अनुवर्तन, अगर मान लो व्यक्ति का रोग चला गया तो ऑटोमेटिक व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इंद्रिया, मन, बुद्धि कार्यों में श्रेष्ठता, वर्ण प्रसादन, बल बुद्धि, शरीर पुष्टि, संतान उत्पत्ति क्षमता, वीर्य वृद्धि, वृद्धावस्था में देरी, रोग रहित दीर्घ आयु। कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट एक से चीज दूसरी चीज मिली हुई है। स्वास्थ्य का अनुवर्तन क्या होगा, ठीक हो गया, मैंने बता ही दिया। इंद्रिया, मन, बुद्धि कार्यों में श्रेष्ठता, उसकी जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि अच्छे से काम करेगी। वर्ण प्रसादन, बल बुद्धि, वर्ण प्रसादन का मतलब हो कि जो आभा है, प्रभा है, वो चमक उठेगी। व्यक्ति को देख के पता लगेगा मन स्वस्थ है, उसका व्यक्ति ठीक है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी मुरझाई होती है ना, यार क्यों इतना आलसी क्यों है, दुखी दुखी क्यों लग रहा है, क्योंकि यार बुखार सा बन रहा है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है वही हंसता रहता है। तो वर्ण प्रसादन, बल बुद्धि। शरीर पुष्टि, शरीर अच्छा हो जाएगा, मान लो रोग ही मिट गया तो शरीर ठीक हो जाएगा। संतान उत्पत्ति क्षमता, वीर्य वृद्धि, संतान की उत्पत्ति क्षमता, क्योंकि रस रक्त मांस में की वजह सब सही बनेंगे तो वीर्य भी अच्छे से बनेगा और संतान की उत्पत्ति क्षमता भी बढ़ेगी। वृद्धावस्था में देरी आएगी, अब रोग नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिक वृद्धावस्था में देरी आएगी। रोग रहित दीर्घ आयु, कहने का मतलब ये है कि रोग नहीं रहेगा तो व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त होगा। तो ये संशोधन के गुण है। संशोधन में क्या आ जाता है, मोस्टली बमन और विरेचन, क्योंकि चरक सूत्र 16 का श्लोक है। तो वहां पे क्या बताया, बमन और विरेचन का वर्णन किया गया, तो आपको ये पता है। आगे क्या बताया देखते हैं। स्वास्थ्य रक्षणम व्याधि हरम में पंचकर्म का महत्व, ये अपन ने जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट की थी, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ के स्वास्थ्य रक्षण मतलब दैनिक नित्य क्रम में अपन वो कराते हैं ना ऋतुओं के अनुसार। रसायन आदि गुण प्राप्त करने के लिए, रसायन आदि गुण प्राप्त करने के लिए भाई पंचकर्मा आवश्यक, क्योंकि मैंने बताया कि भाई मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति दूषित है, बताया तो सर शुरुआत में क्लास के, रसायन आदि गुण प्राप्त करने के लिए रोगी के रोग प्रशमन हो तो लंघन, पाचन, संशोधन ये कराते हैं। तो तीनों चीज में स्वास्थ्य रक्षण भी हो रहा है और व्याधि में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी हो दूर मतलब मेंटेन रह रहा है प्रॉपर बैलेंस में, और व्याधि व्याधि के लिए लंघन पाचन करवा ही रहे हैं अपन, लंघन पाचन बमन विरेचन अनुवासन आस्थापन नश। तो इस तरीके से ये तीनों प्रकार से पंचकर्मा का प्रयोजन दूर होता है, मतलब क्लियर होता है। स्वास्थ्य का रक्षण भी कर रहा है और व्याधि के हर में भी काम आ रहा है। ओके, अब त्रिविध क्रम में शोधन में मैं तो यहाँ से अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। आई होप आपको ये पसंद आएगी क्लास।